हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 1 अप्रैल और हम लोग पढ़ेंगे 31 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया है? तो हर साल 28 मार्च को सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है बहुभाषी और समावेशी इंटरनेट को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स द्वारा सार्वभौमिक स्वीकृति संचालन समूह के सहयोग से की गई थी। पहली बार यह दिवस 28 मार्च साल 2013 को मनाया गया था। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है असंबद्ध को जोड़ना, विकसित भारत के लिए बहुभाषी इंटरनेट का निर्माण करना। हाल ही में तीसरे सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस समारोह 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इस समारोह का आयोजन नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था और इस समारोह का उद्घाटन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन द्वारा किया गया था। अब ICANN क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। यह अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना साल 1998 में की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28 मार्च। अब मार्च महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। तो शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है हम एक साथ खड़े हैं। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है एक्सिलरेट एक्शन। धूम्रपान निषेध दिवस हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है धूम्रपान के आकर्षण को उजागर करना। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है टीके सभी के लिए काम करते हैं। और आयुध निर्माण दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है प्रकृति के नन्हे दूतों को सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है देखभाल और साझाकरण। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है वन और खाद्य। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है ग्लेशियर संरक्षण। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है एक साथ प्रारंभिक अंतर चेतावनी को बंद करना। विश्व टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध, निवेश और परिणाम। विश्व पर्पल दिवस हर साल 26 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है माई एपिलेप्सी जर्नी। विश्व रंगमंच दिवस या वर्ल्ड थिएटर डे हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है रंगमंच और शांति की संस्कृति। सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस हर साल 28 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है असंबद्ध को जोड़ना, विकसित भारत के लिए बहुभाषी इंटरनेट का निर्माण करना।
अगला सवाल है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट प्रौद्योगिकी और उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आईआईटी कानपुर में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट प्रौद्योगिकी और उद्यमिता महोत्सव टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया है। इस महोत्सव का विषय था पंतारे, जिसका अर्थ होता है सब कुछ बहता है, जो कि प्रौद्योगिकी और नवाचार के निरंतर विकास का प्रतीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिल चौहान। अगला सवाल है, हाल ही में भीम एप्लीकेशन का तीसरा संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भीम एप्लीकेशन के तीसरे संस्करण को लॉन्च किया गया है, यानी कि भीम 3.0। इसका उद्देश्य है भारत में आसान, सुरक्षित और तेज यूपीआई आधारित भुगतान सेवाएं प्रदान करना। यह एप्लीकेशन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। अब शॉर्ट में जानते हैं भीम 3.0 एप्लीकेशन के बारे में। तो भीम 3.0 देश की 15 भाषाओं में उपलब्ध होगा। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो कमजोर इंटरनेट वाले इलाकों में भी काम करने की क्षमता होगी और अधिक सहज इंटरनेट जैसी खूबियां भी हैं। अपने मासिक खर्च की भी निगरानी कर सकते हैं इसके उपयोगकर्ता, जिससे यह पता लगाने में आसानी होगी कि आप कहां और कितना खर्च कर रहे हैं। सभी खर्चों को अलग अलग श्रेणियों में भी यह एप्लीकेशन बांट देगा। इसके साथ ही व्यापारियों के लिए वेगा भी लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से व्यापारी ऐप के जरिए ही भुगतान स्वीकार कर सकते हैं, जिससे कि ऑनलाइन लेन देन में रुकावट कम आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र सरकार। अब शॉर्ट में जानते हैं भीम एप्लीकेशन के बारे में। तो इसका पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। यह एक डिजिटल लेन देन ऐप है जो कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। वर्तमान में भीम ऐप 22.6 करोड़ एंड्रॉयड फोन और 88 लाख iOS प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। वर्तमान में देश में यूपीआई इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगभग 30 से 40 करोड़ है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को आईबीए का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह अगली आम बैठक तक आईबीए के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और भारत के बैंकिंग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने में एसोसिएशन का भी नेतृत्व करेंगे। अब शॉर्ट में जानते हैं आईबीए को। आईबीए यानी कि भारतीय बैंक संघ। यह भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों का संघ है, जिसकी स्थापना 26 सितंबर साल 1946 को की गई थी। इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी समितियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। अगला सवाल है, हाल ही में जीएसएमए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय एयरटेल के वर्तमान उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गोपाल विट्ठल को जीएसएमए का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि इस पद पर 2026 तक कार्यरत रहेंगे। यह इस निकाय की रणनीतिक दिशा की देखरेख करेंगे, जो कि विश्व की 1000 दूरसंचार कंपनियों, हैंडसेट और डिवाइस कंपनियों,
सॉफ्टवेयर कंपनियों, इंटरनेट कंपनियों के साथ साथ समझौता उद्योग क्षेत्रों के संगठनों का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। विट्ठल जीएसएमए के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे भारतीय भी बन गए हैं। पहले भारतीय थे सुनील भारती मित्तल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल विट्ठल। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ है? तो एक्सरसाइज इंद्र 2025। तो एक्सरसाइज इंद्र भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों का प्रतीक है। साल 2025 में इंद्र के 14वें संस्करण का आयोजन 2 चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण चेन्नई में 28 से 30 मार्च 2025 तक किया गया है, जो कि इसका हार्बर चरण था, जबकि इसके दूसरे चरण का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया जा रहा है, जो कि 31 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा, जो कि इसका समुद्री चरण होगा। इस अभ्यास में रूसी नौसेना के जहाज पेचंगा, रेजकी और अल्दार तसी डेंजापो, जबकि भारतीय नौसेना के जहाज राणा, कुथर और समुद्री कश्ती विमान P-8I शामिल हो रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना, सर्वोत्तम परिचालन प्रथाओं का आदान प्रदान करना और राजनयिक संबंधों को मजबूत करना। इस अभ्यास की शुरुआत साल 2003 में की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल के क्वेश्चंस का रिवीजन, तो कल हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, यानी कि 31 मार्च को और 30 मार्च को संडे था जिस दिन हम लोग ने रिवीजन किया था, यानी कि हम आज रिवीजन करने वाले हैं 29 मार्च को पढ़े गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। तो 29 मार्च का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 27 मार्च। अगला सवाल था, द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी शशि थरूर। अगला सवाल था, नौसैनिक अभ्यास अकादमी भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए भारत प्लस अफ्रीकी देश। अगला सवाल था, राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी मुंबई। अगला सवाल था, सागरमाथा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए नेपाल। अगला सवाल था, हाल ही में एकमुश्त निपटान योजना 2025 की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए नायब सिंह सैनी। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य ने टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए तेलंगाना। अगला और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में 34वें सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए साधु भद्रेश दास।